नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। इस वक्त खबरों की शुरुआत कर रहे हैं नोएडा से आ रही है खबर के साथ। खबर यह है कि वहां पर सेक्टर 93 की झुग्गियों में एक बड़ी आग लगी है। आग काफी भीषण है और यहां पर गेजा गांव में जो झुग्गियां हैं वहां पे आग लगी है। सेक्टर 93 का इलाका है ये, जहां पर ये पूरी झुग्गियां हैं और इनमें जो आग लगी है वो काफी तेजी से फैल गई है, जिसकी वजह से यहां काफी अफरा तफरी है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। इस पर जानकारी के लिए आप मुकेश हमें इस हादसे के बारे में जानकारी दें कि क्या अब तक खबर मिली है, कितना काबू पाया गया है आग को, कितनी बड़े इलाके में ये आग लगी है। देखिए, नोएडा के सेक्टर 93 में गेजा गांव है और गेजा गांव के पास ही बहुत सारी झुग्गियां हैं। इन झुग्गियों में करीब 1.5 घंटे पहले आग लग गई थी और वहां पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची हुई हैं और लगातार जो आग है उसको बुझाने का जो काम है वो जारी है। अभी जो जानकारी मिली है, ताजा अपडेट ये मिला कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। लेकिन काफी ज्यादा झुग्गियां वहां पर जो थी वो जल के राख हो गई हैं और जो लोग थे उनको समय रहते वहां से निकाल लिया गया है। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। लोकल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और ये आग करीब 1.5 घंटे पहले लगी थी। तो ताजा अपडेट यही मिला है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और ये जो झुग्गियां हैं इसके आसपास काफी बड़ा रिहायशी इलाका है और आग लगने के बाद पुलिस ने फौरन वहां से लोगों को हटा लिया था, जिससे किसी के घायल होने की अब तक खबर नहीं है। लेकिन जो झुग्गियां हैं वो काफी जलकर राख हो गई हैं और काफी बड़ा नुकसान हुआ है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। जी, धन्यवाद आपका मुकेश। इस जानकारी के लिए अच्छी खबर यह है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। लगभग 1.5 घंटे पहले ये आग लगी थी। सेक्टर 93 है नोएडा का, जहां पर गेजा गांव है, झुग्गियां हैं यहां पर और वहीं आग लगी है। और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जूनागढ़ जिले से विसावदर से आप विधायक भूपत भयानी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि भूपत भयानी ने एनडीटीवी से कहा है कि बीजेपी को संदेश भेजा था, वहां से भी जवाब आया है। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि बिना सरकार की मदद के लोगों की सेवा नहीं कर सकते। अगर बीजेपी में चला भी गया तो लोग नाराज नहीं होंगे। 1-2 दिनों में अपने फैसले की घोषणा करूंगा। तो गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को और भूपेंद्र भाई पटेल जी को और CR पाटिल साहब को जो जनादेश दिया गुजरात की जनता ने, वो इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि आज़ादी के बाद अब तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है। तो वो जनादेश जो जनता ने दिया है, वो जनादेश का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सबसे जरूरी बात है, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे हीरे नहीं बिकेंगे, तो हीरा तो जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, बिल्कुल गया नहीं हूँ। इतना जनादेश ही नहीं मिला है, जनता ने दिया नहीं है तो कैसे करेंगे? विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी सीटें नहीं है कांग्रेस को मिला के। तो सरकार के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तभी जनता का भला हो पाएगा। तो इसमें कोई बड़ी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरा हक है कि मैं अपने किसानों का भला करूं, अपनी जनता का भला करूं। वो भी आप झेल लेंगे? हाँ, बिल्कुल झेल लूंगा ना, क्यों नहीं झेलूंगा। बीजेपी चले जाएंगे तो जनता बुरा नहीं मानेगी? जनता बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि जनता ने तो बहुत प्रचंड जनादेश भाजपा को दिया है। तो मेरी जनता तो बुरा नहीं मानेगी कि हमारा गुजरात का शेर अगर विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो मुझे इस बात को, मैं चाहे किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन एक गुजराती होने के तौर पे मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि बीजेपी में रहे आप। नहीं, नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ ना मैं। नरेंद्र भाई का जो व्यक्तित्व है तो उससे मैं प्रभावित हूँ। ये तो सभी गुजराती होंगे, तभी तो इतना प्रचंड जनादेश दिया।
और इधर सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अब उनके सुर में सुर मिलाया है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने गद्दार वाले बयान पे कहा कि राजनीति में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। गुजरात चुनाव में करारी हार पे अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी हार के पीछे आपकी बड़ी भूमिका रही। केजरीवाल ने हमारा बहुत नुकसान किया। और ये खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। गुजरात बढ़िया नहीं रहा, हिमाचल में आपका ओपीएस काम कर गया, गुजरात में आप थे, आपने प्रचार किया, हमने बातचीत भी की, गुजरात की जनता को उसे समझा नहीं पाए आप लोग, और वहां पर जो परिणाम है वो काफी निराशाजनक रहे आपके लिए। देखिए, वहां पे एक तो आप पार्टी जिसमें असत्य बोल के वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे देश के अंदर, जहाँ जाते हैं वो ऐसी बात बोलते हैं स्कीमों को लेके कि लोग समझते पता नहीं ये सरकार में आएंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरा, जो मोदी जी अमित शाह जी ने जो कैंपेन किया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, वो भी एक प्रकार से अगर आप एक राज्य में 3 महीने लगा दो, 4 महीने लगा दो, लगातार दौरे चल रहे थे, सरकारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं एक स्टेट के लिए। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, उस प्रकार से वो कैंपेन उन्होंने किया। कुछ हमारी कमजोरी भी रही होगी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अब दिल भी जुड़ रहे हैं। हमने देखा आपके सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, वेणुगोपाल साहब आए, चीजें बेहतर हो रही हैं। हमें याद है एनडीटीवी पे ही आपकी वो बातचीत थी हमारे सहयोगी के साथ, आपको चीजें बेहतर हुई, आप लोग साथ चल भी रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। तो राजस्थान की जनता क्या समझे आप? देखिए, ये राजनीति में कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, समय के साथ में सब ठीक हो जाता है। पहला एम हर कांग्रेसमैन का जो ईमानदारी रखता है उसका ये होना चाहिए कि मैं अब देश के सामने चुनौतियां बड़ी बड़ी मानते हैं हम लोग, और देश मान रहा है। आज पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं, देशद्रोही है, राजद्रोही है, क्या क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, और चुनौती बड़ी है जब डेमोक्रेसी के लिए भी। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारी पार्टी की बहुत सेक्रीफाइसेस है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी है देश की। और हिमाचल में कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई आला नेता मौजूद रहे। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक ड्राइवर का बेटा जिसने कभी दूध बेचने का भी काम किया, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे की शपथ लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दिया है कि कभी छोटा कार्यकर्ता रहा व्यक्ति भी राज्य का मुखिया बन सकता है। हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी समझना है, अभी उसको समझना है, क्योंकि हम प्रशासनिक जिम्मेवारियों को समझेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, तो गवर्नेंस कैसे करनी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासक का भी होना जरूरी है। सुखविंदर सिंह की ताजपोशी इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार ये कयास लग रहे थे कि राज्य में सत्ता की कमान कांग्रेस स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के राज परिवार को सौंप सकती है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने खुलकर ये दावेदारी भी की थी। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक जीत कर आए हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया, लेकिन हाईकमान के लिए फैसला आसान नहीं था क्योंकि विधायक काफी बंटे नजर आ रहे थे। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह के नाम पर मुहर लगी। 5 बार के विधायक मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। 4 साल बाद किसी राज्य में कांग्रेस की अपनी सरकार बनी है। हिमाचल चुनाव में प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में थी। हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत समुदाय से आते हैं, जिसका हिमाचल की राजनीति में दबदबा है। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुकेश अग्निहोत्री को
उप मुख्यमंत्री बनाकर राजपूत और ब्राह्मण के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है। वीरभद्र प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल तो है, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ देने का भरोसा दिया है। शपथ समारोह में मैं जरूर जाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। करीब 96% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस को मिली जीत में बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है। हिमाचल में हर 5 साल में सत्ताधारी पार्टी बदलने का रिवाज रहा है। यही रिवाज उत्तराखंड में भी था, लेकिन इसी साल बीजेपी ने यहां सरकार दोहराकर रिवाज बदल दिया। हिमाचल के साथ ही कांग्रेस की अपने बूते की अब 3 राज्यों में सरकार हो गई है। शिमला से वेदांत के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद राहुल गांधी वापस राजस्थान पहुंच चुके हैं। उन्होंने बूंदी से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू कर दी है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं बूंदी में। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, बल्कि जो भी होगा वो मेन फ्रंट होगा। सभी गैर बीजेपी दलों को साथ आना होगा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को हराने का काम करती है। अरे कौन रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदलाव मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है, लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा में थे। वहां उन्होंने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की गुजारिश की थी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के माध्यम से पर्रिकर जी का नाम यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्मृति में रहेगा। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज मौजूद रहे और वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और इस स्वागत को देखकर प्रधानमंत्री खुद भी इसमें शामिल हो गए और ढोल बजाने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाई। ये देश में सबसे ज्यादा दूरी तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 1 और नागपुर एम्स का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने समृद्धि महामार्ग के पहले चरण की शुरुआत की।